तो इस तरह का एक पेपर होता है। आपको 2 साल के अंदर ये वो पास करना होता है, ठीक है सर, नहीं पास किए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं पास करेंगे तो आपको तीसरा इंक्रीमेंट जो है मिलेगा ही। पहले समझो क्या होता है, एक हेडक्वार्टर होता है, हेडक्वार्टर के बाद अलग-अलग डिवीज़न होते हैं और एक-एक डिवीज़न के 2-2 4-4 रेंज होते हैं। ऐसे समझ लो कि एक एक घर है ये, ठीक है? ये हो गया आपका हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर से मान लो कि 3 है, 3 डिवीज़न हुआ, तो 1, 2, 3 डिवीज़न 1, डिवीज़न 2, डिवीज़न 3 या मान लो कमिश्नरेट जो है 1 हुआ, तो ये 1-1, ये 1-2, ये 1-3 और उसके बाद फिर इसके अलग-अलग रेंजेज़ होंगे। डिवीज़न हुआ 1-1, 1-2, 1-3 और फिर अलग-अलग रेंज होंगे तो 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3 उसके बाद फिर 1-2-1, 1-2-2, 1-2-3 इस तरह से अलग-अलग रेंज होंगे। तो एक कमिश्नरेट में बहुत सारे रेंज हो सकते हैं, 3, 4, 5 डिवीज़न और उसके अलग-अलग 4, 4, 5, 5 रेंज, ठीक है? तो ऐसे ऐसे बँटा रहता है, ठीक है? तो आप कहीं भी जो भी होता है वहाँ पे आपको एक यूनिफ़ॉर्म अलाउंस मिलता है। तो यहाँ पे जो यूनिफ़ॉर्म अलाउंस मिलता है वो मिलता है 10,000 रुपीज़ पर ईयर यानी 1 साल में आपको कपड़े सिलवाने के लिए 10,000 रुपए मिलते हैं। ये एक्स्ट्रा है अलाउंसेस 4600 जो भी ग्रेड पे लगते हैं, उनमें बाकी सारे जॉब्स में जो भी मिलता होगा उससे अलग अलाउंसेस है ये। दूसरा एक है बैग के लिए मिलता है, बैग लेकिन बैग के लिए वन्स इन अ 3 ईयर मिलता है, 3 साल में एक बार, जो कि 3,500 रुपए मिलते हैं बैक। ये कंप्लीट वर्क प्रोफाइल रहा जिसमें मैं बताया एग्जीक्यूटिव कमिश्नरेट, ऑडिट, कस्टम्स और डायरेक्टरेट के पास। एग्जीक्यूटिव कमिश्नरेट में आपको मैं बताया रेंज, डिवीजन और हेडक्वार्टर, ठीक है? जिसको एचपीयू बोलते हैं, हेडक्वार्टर प्रिवेंटिव यूनियन बोलते हैं, एक्चुअली पूरा नाम होता है इसका एचपीयू, हेडक्वार्टर प्रिवेंटिव यूनियन, ठीक है? खैर उतना जानने की जरूरत नहीं, हेडक्वार्टर याद रखिए, ठीक है? उसमें बताया कि इसमें मतलब क्या क्या होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए लोग जाते हैं। दूसरा होता है ऑडिट, ऑडिट में ग्रुप और सर्कल, ठीक है? तीसरा में बताया कस्टम्स, जिसमें एयरपोर्ट, सी पोर्ट, एयर कार्गो, रेलवे स्टेशन, मेजर रेलवे स्टेशन, छोटा छोटा कोई भी ऐसे नहीं, मतलब बहुत बड़ा बड़ा स्टेशन जो होगा वहाँ पे, ठीक है? वगैरह वगैरह जगह पे आपका कस्टम्स में जॉब लग सकता है या डेपुटेशन पे आप जाते हो 4-5 जगह में बताया कौन कौन सा। एक बताया डीआरआई, ठीक है? डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जहाँ मतलब स्मगल गुड्स को पकड़ने के लिए काम होता है। एक में बताया डीजीजीआई, जहाँ पे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस होता है, जीएसटी इंटेलिजेंस वर्क होता है वहाँ पे। डीजी सिस्टम्स होता है कंप्यूटर रिलेटेड वर्क और एक नासिन होता है इंटेलिजेंस सॉरी एकेडमिक रिलेटेड वर्क होता है और एक डेपुटेशन पे आप ईडी में जा सकते हो, ठीक है? लेकिन प्रोबेशन पीरियड 3 साल के बाद। हेलो दोस्तों, मैं विवेक राही स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, जीएसटी इंस्पेक्टर जिसका सिलेक्शन एसएससी सीजीएल के थ्रू होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ देखेंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ आपको पता होगा कि सिलेक्शन कैसे होता है। आप लोग खुद ही एसएससी के एस्पिरेंट है, तो एसएससी एक सीजीएल के नाम से, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के नाम से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जिसके अंदर एक पोस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर। कस्टम्स इंस्पेक्टर कस्टम डिपार्टमेंट में होता है, एक्साइज एंड कस्टम में, जिन पे उनमें जीएसटी में उनका पोस्टिंग होता है, तो एज ए इंस्पेक्टर होता है। 4600 ग्रेड पे का जॉब है और इसकी सैलरी कितनी होती है और टैक्स वगैरह कितना कटता है वो सब का मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो वो वीडियो। सैलरी आफ्टर टैक्स डिडक्शन, टैक्स खैर अब स्लैब चेंज हो गया है तो थोड़ा बहुत जो मैं 5 लाख तक फिगर लेता था वो 7 लाख बढ़ के हो गया है, तो आप उस पर ध्यान दे देंगे, आपको पता चल जाएगा कि सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप सैलरी कितनी मिलती है वो तो आप देख सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होता है वो मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता होगा कि एसएससी जो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के थ्रू एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जिसमें पीटी मेंस वगैरह होने के बाद फिर कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं वो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। निकेश कुमार के साथ मैं एक ये फिजिकल एक्सपीरियंस का एक वीडियो बनाया हूँ, जिसमें वो लोग जो जो भी उनका फिजिकल होता है, जिसमें साइकिलिंग होता है, वॉकिंग होता है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। क्या होता है, बहुत ही नॉर्मल होता है और एक नॉर्मल हाइट और चेस्ट मांगते हैं, ठीक है? और कलर ब्लाइंडनेस वगैरह भी ये होता है, चेकअप होता है कलर ब्लाइंडनेस का, छोटा सा मेडिकल टेस्ट होता है, आप देख सकते हैं, मेडिकल एक्सपीरियंस भी डाला हुआ है। उसके बाद फिर आपका जब जॉइनिंग होता है तो जॉइनिंग के बाद क्या-क्या प्रोसीजर होता है वो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो जॉइनिंग कहाँ-कहाँ होगा? देखिए, इसके ज़ोन तो बहुत सारे हैं जीएसटी के, और जीएसटी चूँकि 2017 में आया, आप लोग को जैसे कि पता होगा, नया-नया डिपार्टमेंट है, नया-नया है, तो बहुत जल्दी-जल्दी इसका मतलब अलग-अलग ब्रांचेस खुल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूरे इंडिया में। अब तो इनफैक्ट छोटे शहर में भी इसका ऑफ़िस होने लगा है। पहले तो मुंबई, दिल्ली ये सब जगह ही ऑफ़िस था, लेकिन अब तो छोटे-छोटे जगहों पे भी इसके ब्रांचेस खुल जा रहे हैं और वहाँ जॉब भी प्रोवाइड हो रहा है, मतलब वहाँ पे इंस्पेक्टर का पोस्टिंग भी हो रहा है। तो हो सकता है कहीं न कहीं आपके अपने होम टाउन में भी इसका पोस्टिंग हो सकता है, ठीक है? अगर बात करेंगे मेजर ज़ोन का तो बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई और भी बहुत सारे हैं, जिसमें कोचिंग दिल्ली, गोवा, मुंबई हो गया, रांची हो गया, शिलांग, वडोदरा, कोलकाता, लखनऊ और भी ढेर सारे 2-4 छूटे होंगे, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है? ये सारे ज़ोन हैं। उस एक ज़ोन के अंदर बहुत सारे सब ज़ोन आते हैं। जैसे मुंबई की मैं बात करूँ तो मुंबई के अंदर आपका मुंबई हो गया, नवी मुंबई हो गया, पेन हो गया, आपका ये थाने वाला एरिया हो गया, नासिक वाला एरिया हो गया, पुणे का एरिया हो गया और भी कुछ एरिया है जो कि उसके अंडर आता है। तो और भी बहुत सारे एरिया हैं जो कि मतलब ऐसे एक ज़ोन ज़ोन के अंदर एक सब ज़ोन होते हैं, ठीक है? तो एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेता है वो, ठीक है? तो आपकी पोस्टिंग मतलब इसी तरह से हो सकती है। ट्रेनिंग जो आपकी होगी वो नासिन में होगी। नासिन का मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक तो कुणाल जीएसटी जो इंस्पेक्टर हैं खुद ही, उनके साथ आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। ये जब ट्रेनिंग में थे उसी समय का बात है ये। उसी समय मैं वीडियो रिकॉर्ड किया था ये, और वो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस देंगे।
इनके चैनल पे भी आप @कुणाल की जर्नी पे भी जाके आप नासिन का एक कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। और मैं ट्रेनिंग में क्या-क्या खर्च होता है, क्या-क्या अकोमोडेशन प्रोवाइड होता है वहाँ पे, कितना खर्च होता है, खर्च कौन बियर करता है, वो सब का वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी दे चुका हूँ। आप उसको देख सकते हैं। आते हैं हम लोग अब इसके जॉइनिंग के बाद के प्रोसेस पे। जब भी जॉइनिंग हो जाती है आपकी, उसके बाद ट्रेनिंग पे जाते हैं। अब ट्रेनिंग के बाद क्या-क्या प्रोसीजर होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, सैलरी तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका हूँ मैं। अलाउंसेस की तरफ देखेंगे हम लोग, इसके वर्क प्रोफाइल के बारे में देखेंगे, कुछ डेपुटेशन के बारे में देखेंगे और फिर इसके प्रमोशंस के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग, जो मेजर कंसर्न है वो है प्रोबेशन पीरियड। देखिए, मुझे पता है वर्क प्रोफाइल मेजर हो सकता है, लेकिन प्रोबेशन जानना बहुत ज़रूरी है। जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हो ना, तो आप परमानेंट नहीं होते हो, आप क्वासी परमानेंट कहलाते हो। क्वासी परमानेंट कहने का मतलब आप परमानेंट तभी होगे जब उस कुछ एक क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर लोगे आप। तो इनका प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो 2 साल का होता है। 2 साल के अंदर आपको 2 साल के अंदर एज़ ए परमानेंट वर्कर आप काम नहीं करोगे, एज़ ए टेम्पोरेरी बेसिस काम करोगे। 2 साल के बाद आप परमानेंट हो जाओगे। अब ये परमानेंट होने के लिए करना क्या पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है? कुछ नहीं, करना कुछ नहीं होता है, ठीक है? आप ऑलरेडी हो जाते हो, बस एक एग्ज़ाम क्वालीफाई करना होता है, ठीक है? सर एग्ज़ाम नहीं निकालेंगे तब? अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम नहीं निकालोगे तो मेरा बात सुनिए आप, ठीक है? जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हर 6 महीने पे 1 बार होता है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आई थिंक मुंबई में अभी ये 16 अप्रैल से होने वाला है शायद। शायद नहीं, आई कन्फर्म है कि 16 अप्रैल से होने वाला है, ठीक है? ये हर 6 महीने पे होता है। नासिन कंडक्ट करती है इसको, ठीक है? और ये जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, इसका कहने का मतलब है कि उस डिपार्टमेंट की चीज़ें पूछी जाएँगी। आपका एसएससी रिलेटेड चीज़ें नहीं, यहाँ पे जीएसटी एक्ट के बारे में पूछा जाएगा, कुछ कैलकुलेशंस होगा उसके बारे में पूछा जाएगा, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट्स का जो रूल होता है उसके बारे में पूछा जाएगा, एफआरएसआर जिसको कहते हैं फंडामेंटल रूल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स के बारे में, कुछ लीव रूल हुआ, पेंशन रूल हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। अलग-अलग पेपर होते हैं, एक और पेपर होता है जिसमें आपका ये चेक किया जाता है, क्या कहते हैं उसको, आपका ये कैसे आप ड्राफ्टिंग चेक किया जाता है कि आप लेटर को कितने अच्छे से ड्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरह का एक पेपर होता है। आपको 2 साल के अंदर वो पास करना होता है, ठीक है? सर नहीं पास किए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं पास करेंगे तो आपको तीसरा इंक्रीमेंट जो है मिलेगा ही नहीं। इंक्रीमेंट आप समझ रहे हो, इंक्रीमेंट क्या होता है? जो भी आपका बेसिक पे होता है, हर साल उस पे 3% बढ़ जाता है आपका बेसिक पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बेसिक पे अभी 44,900 है, तो अगले साल जब भी आपका इंक्रीमेंट लगेगा 6 महीने के बाद, कभी भी एलिजिबल हो सकते हो आप। इंक्रीमेंट 2 ही बार लगता है, जुलाई में 1 जुलाई को और 1 जनवरी को। तो जब भी आप आए आप 6 महीने के बाद, जो भी पहला जुलाई या पहला जनवरी आए, उसमें आपका इंक्रीमेंट लगेगा। तो इंक्रीमेंट जब भी लगेगा, तो पहला इंक्रीमेंट तो मिल जाएगा आपको, दूसरा भी मिल जाएगा आपको, मतलब 1 साल पे 1 बार लगता है, 3% मिलता है उसपे। तो आपकी क्या होती है, बेसिक जो है 3% बढ़ जाती है, तो 44,900 से हो सके वो 45 समथिंग हो जाए और फिर उसके बाद 47 समथिंग हो जाता है वो। एक्यूरेट फिगर तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, आप 7 सीपीसी में देख सकते हैं और या तो फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वो 100 के फिगर में ही होता है वो, ठीक है? तो ये आपका 3% इंक्रीमेंट, और ये इंक्रीमेंट होता है तो ऐसा नहीं कि इतना ही सैलरी बढ़ता है, ये इंक्रीमेंट होता है ना, ठीक है? तो उसके बाद इसी रेशियो से एचआरए भी बढ़ेगा, इसी रेशियो से डीए भी बढ़ेगा, इसी क्योंकि अब जो एचआरए मिलेगा वो बढ़े हुए का 27% मिलेगा। तो काफ़ी अंतर पड़ जाता है। एक इंक्रीमेंट आपको हो सके 2,500 से 3,000 4,000 रुपए आपका सैलरी में ग्रोथ करवा दे, ठीक है? तो ये क्या होता है कि पहला इंक्रीमेंट लगता है, दूसरा इंक्रीमेंट लगता है, लेकिन थर्ड इंक्रीमेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि आप एग्ज़ाम पास नहीं किए हो। जैसे ही आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो, आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट और आप जो है वो इंक्रीमेंट के लिए रेडी हो जाते हो, ठीक है? तो ये तो रहा इंक्रीमेंट का बाद, प्रोबेशन पीरियड और इंक्रीमेंट का बाद। इसमें आपको इंक्रीमेंट मिलता है ऐसे, जब तक आप एग्ज़ाम नहीं पास करोगे, 2 साल तक इंक्रीमेंट मिलेगा, तीसरा साल से इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सैलरी पे ऑलरेडी मैं बता चुका कि आपको वीडियो बना चुका हूँ, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, इन हैंड सैलरी आपको कितनी होगी। इन हैंड सैलरी अप्रॉक्स 70 टू 73,000 के अप्रॉक्स होती है इन हैंड, बट टैक्सेस भी कटते हैं। कितना टैक्सेस कटेंगे वो कैलकुलेट कर सकते हैं आप वीडियो के माध्यम से। मैं बहुत ही कंप्लीट डिटेल में बता चुका हूँ कि कैसे आपको टैक्स बचाना भी है, तो हाउ टू सेव टैक्सेस का भी एक वीडियो बनाया हूँ, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है? हाँ, खैर टैक्स के स्लैब चेंज हो गए हैं, तो उस नए वाले स्लैब के थ्रू गो थ्रू होइएगा। आप अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं नया वाला स्लैब के अकॉर्डिंगली भी मैं वो बना दूँगा, ठीक है? चलिए, कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं इसमें, मतलब जो 4600 ग्रेड पे नॉर्मल जॉब में जाते हैं और यहाँ पे आप जीएसटी इंस्पेक्टर में जाते हैं, तो आपको कुछ अलग मिलता है। क्या अलग मिलता है?
उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा ये एक यूनिफ़ॉर्म जॉब है, यानी यूनिफ़ॉर्म कंपल्सरी नहीं है कि आप हमेशा पहन के जाइएगा, ठीक है? कभी-कभी पहन के जाना होता है जब स्पेशल मीटिंग होता है या फिर कुछ जाना होता है कहीं आउट ऑफ स्टेट आउट ऑफ स्टेशन जाना होता है, कभी फिज़िकल वेरिफ़िकेशन पे जाना होता है, तो आपको बोला जाता है कि आप ड्रेस पहन के आइएगा, ठीक है? तो उस दिन ड्रेस पहन के मतलब कुल मिला के कहें तो ये यूनिफ़ॉर्म जॉब है, ठीक है? लेकिन नॉर्मल डेस्क जॉब के लिए लोग नॉन यूनिफ़ॉर्म में ही जाते हैं, हमेशा यूनिफ़ॉर्म में नहीं जाते हैं। तो यूनिफ़ॉर्म जॉब जो जो भी होता है वहाँ पे आपको एक यूनिफ़ॉर्म अलाउंस मिलता है। तो यहाँ पे जो यूनिफ़ॉर्म अलाउंस मिलता है वो मिलता है 10,000 रुपीज़ पर ईयर, यानी 1 साल में आपको कपड़े सिलवाने के लिए 10,000 रुपए मिलते हैं। ये एक्स्ट्रा है अलाउंसेस 4600 जो भी ग्रेड पे पे लगते हैं, उनमें बाकी सारे जॉब्स में जो भी मिलता होगा उससे अलग अलाउंसेस है ये। दूसरा एक है बैग के लिए मिलता है, बैग लेकिन बैग के लिए वन्स इन अ 3 ईयर मिलता है, 3 साल में 1 बार, जो कि 3,500 रुपए मिलते हैं बैग के लिए। क्योंकि आप कहीं भी बाहर जाते हो तो आप बैग लेके जाते हो, बैग का भी रिम्बर्समेंट आपको मिलता है, जो कि बाकी बहुत में नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ मिलता है, ठीक है। हाँ, खैर और भी जगह कहीं-कहीं मिलता है, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में भी मिलता है, क्योंकि उनका भी फील्ड जॉब होता है। जिनका इनका फील्ड जॉब होगा ना, वहाँ वो मिलता है, ठीक है? ये बैग अलाउंस मिलता है वहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट सीजीएचएस कार्ड वगैरह के बारे में भी मैं बता चुका हूँ वीडियो में। आप सीजीएचएस कार्ड का अगर तक वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जॉब में हो या अब जाने वाले हो, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर जॉब में हो और आप सीजीएचएस नहीं बनवाए हो तो आप बनवा लो। आप ये वीडियो देख लो, आप समझ जाओगे कि क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जाने वाले हो तो जाने के बाद सबसे पहला काम आप यही करना, ठीक है? अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवाने के बाद कि आप सीजीएचएस कार्ड बनवाना। खैर एक व्यूअर्स हैं मेरे, वो कमेंट किए थे, 1-2 कमेंट और भी आया था कि सर हाउ टू रिन्यू द कार्ड इफ माय कार्ड इज़ लॉस्ट। ठीक है, तो मैं बताऊँगा कैसे। मेरा भी कार्ड एक बार, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा एक बार पर्स जो है वो चोरी हो गया था, ठीक है। पता नहीं किसी ने चुरा लिया था और मेरा जो मेन कार्ड था, ओरिजिनल कार्ड, वो उसी पर्स में बाई चांस था, ठीक है। तो मुझे दोबारा अप्लाई करके बनवाना पड़ा था। खैर बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, बट मेरे पास, मुझे पता है कि कैसे बनता है। मैं आपको कंप्लीट डिटेल एक वीडियो में करके बनाऊँगा, अगर आप कमेंट करते हो तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हुआ मेरा अलाउंसेस के बारे में। और सैलरी जो मिलता है वो तो 4600 ग्रेड पे आपको पता है, बेसिक होगा, एचआरए, डीए, टीए और डीए ऑन टीए, ठीक है। ये सब कट के जो कुछ-कुछ कटते हैं, जैसे प्रोफेशनल टैक्स कटेगा, सीजी, ईआईएस, सीजीएचएस, ठीक है। और यूनियन का चार्जेस कटता है कुछ, ठीक है। और प्रोफेशनल टैक्स वगैरह तो बता ही दिया। तो और हाँ, एनपीएस कटता है आपका। तो ये सब कुछ-कुछ कटेंगे, कटने के बाद डिडक्शन होकर जो सैलरी मिलेगी आपको मिलेगी। साथ में इनकम टैक्स अगर कुछ आप उसके लेवल हो तो, नहीं तो फिर नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये मेरा आप सैलरी वाला वीडियो देख सकते हो। आते हैं अब मेन वर्क प्रोफाइल पे। सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क प्रोफाइल। वर्क प्रोफाइल को देखिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये समझिए कि मतलब होते कितने तरह के, कहाँ-कहाँ पोस्टिंग हो सकता है। देखिए, वर्क प्रोफाइल में बात करूँ तो 4 जगह मेनली पोस्टिंग होता है आपका। कहाँ-कहाँ? एक होता है एग्जीक्यूटिव कमिश्नरेट, मतलब कमिश्नरेट में, मतलब कमिश्नर कमिश्नर के ऑफिस में, ठीक है। दूसरा होता है ऑडिट, ठीक है। ऑडिट देखिए, ऑडिट जो होता है जनरली 2 होता है। एक होता है इंटरनल ऑडिट और एक होता है रेवेन्यू ऑडिट। इंटरनल ऑडिट जो होता है आपके डिपार्टमेंट के खुद ही के होते हैं। मतलब समझ लीजिए कि एक घर है, घर में कुछ लोग काम करने वाले हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं और बाहर उसका जाँच होने के लिए जा रहा है। तो जाँच होने के पहले क्या करते हैं ना, बड़े-बुजुर्ग क्या करते हैं कि पहले उसको खुद से मिला लेते हैं, एक बार अपनी तरफ से देख लेते हैं, कुछ कमी तो नहीं रह गया, फिर उसको अपने घर में ही सुधार लेते हैं। तो जस्ट दिस इज़ इंटरनल ऑडिट, ठीक है। और बाहर का कोई आके चेक करे, दिस नोन एज़ रेवेन्यू ऑडिट। तो रेवेन्यू ऑडिट कौन करता है? वो करेंगे ऑडिट वाले, जो मतलब आप सुने होंगे ऑडिटर्स जो होते हैं, सीएजी हुआ, सीजीडीए हुआ अगर डिफेंस का है तो, ठीक है, ये लोग करते हैं। लेकिन उसके पहले इंटरनल ऑडिट होता है। इंटरनल ऑडिट जीएसटी का ही होगा, इनकम टैक्स का भी ये इंटरनल ऑडिट है। हर डिपार्टमेंट का अपना एक इंटरनल ऑडिट होता है, जो कि पहले फाइल्स को इंटरनली देख लेता है कि इसमें तो कोई गलत नहीं है ना, और अगर वो गलती नहीं होता है तो फिर वो भेजता है, ताकि कम से कम गलती या ना के बराबर गलती निकले। क्योंकि जब भी रेवेन्यू ऑडिट आपका गलती निकालता है तो उसका एक सीट बनता है, जो कि हर साल एक मतलब फिर पेश किया जाता है कि मैंने वो, उन लोग डिफ़ॉल्ट निकालते हैं कि इनकम टैक्स से ये गलती हुई है, और उसका एक मतलब रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। तो ये डिपार्टमेंट के लिए कुछ अच्छा नहीं होता है इनफैक्ट, ठीक है। पब्लिक डोमेन में चीज़ें आ जाती हैं वो, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये गलती हुई या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट से ये गलती हुई, ठीक है। तो पब्लिक डीलिंग में ना आए, डिपार्टमेंट का नाम बर्बाद ना हो, इसके लिए एक इंटरनल ऑडिट पहले से बना रहता है, ताकि रेवेन्यू ऑडिट में कुछ बचे नहीं, मतलब कोई मिस्टेक नहीं दिखे। तो इंटरनल ऑडिट में भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। तीसरा, कस्टम्स में आपका पोस्टिंग हो सकता है। कस्टम्स में मतलब एयरपोर्ट, सीपोर्ट वगैरह-वगैरह, मैं बताता हूँ कहाँ-कहाँ। और चौथा आपका एक डायरेक्टरेट्स में हो सकता है। डायरेक्टरेट्स में बहुत सारे आते हैं, जैसे डीआरआई आता है, डीजीजीआई आता है, आपका डीजी सिस्टम्स आता है, नासिन आता है, और डेपुटेशन पे भी हो सकता है आपका, जिसमें ईडी वगैरह पे, डेपुटेशन पे आप जा सकते हो, लेकिन उसके भी कुछ फुलफिलमेंट हैं जो कि आपको पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं एक-एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव कमिश्नरेट। देखिए, एग्जीक्यूटिव कमिश्नरेट में आपका 3 जगह जॉब लग सकता है, ठीक है। एक होता है रेंज में, एक होता है डिवीज़न में और एक होता है हेडक्वार्टर में, ठीक है। हेडक्वार्टर में तो आप मतलब
हेडक्वार्टर में तो क्या है, हेडक्वार्टर में मतलब सीआईटी के सीआईटी बोल रहा हूँ, सॉरी, कमिश्नर के अंडर रहोगे आप, ठीक है, कमिश्नर को ही रिपोर्ट करोगे। हेडक्वार्टर में रिपोर्टिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हर रेंज से आपको पहले समझो क्या होता है। एक हेडक्वार्टर होता है, हेडक्वार्टर के बाद अलग अलग डिवीजन होते हैं और एक एक डिवीजन के दो दो चार चार रेंज होते हैं। ऐसे समझ लो कि एक एक घर है ये, ठीक है, ये हो गया आपका हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर से मान लो कि तीन है, तीन डिवीजन हुआ, तो एक दो तीन, डिवीजन वन, डिवीजन टू, डिवीजन थ्री, या मान लो कमिश्नरेट जो है वन हुआ, तो ये वन वन, ये वन टू, ये वन थ्री, और उसके बाद फिर इसके अलग अलग रेंजेस होंगे। डिवीजन हुआ वन वन, वन टू, वन थ्री, और फिर अलग अलग रेंज होंगे, तो वन वन वन, वन वन टू, वन वन थ्री, उसके बाद फिर वन टू वन, वन टू टू, वन टू थ्री, इस तरह से अलग अलग रेंज होंगे। तो एक कमिश्नरेट में बहुत सारे रेंज हो सकते हैं, तीन चार पांच डिवीजन और उसके अलग अलग चार चार पांच पांच रेंज, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बटा रहता है, ठीक है। तो आप कहीं भी काम कर सकते हो। आप अगर रेंज में काम करोगे, सबसे जो लोवेस्ट लेवल होता है जहाँ पे असेसमेंट होता है, ठीक है, तो आप अगर रेंज में काम करोगे तो आप करोगे एज ए सुपरिटेंडेंट के अंदर काम, मतलब आपसे जो एक पोस्ट बड़ा है सुपरिटेंडेंट, जो कि आप प्रमोट होके आप भी बन जाओगे, तो वहाँ आप सुपरिटेंडेंट के साथ काम करोगे, मतलब आपका जो इंटीमेट बॉस होगा वो सुपरिटेंडेंट होगा। अगर आप डिवीजन ऑफिस में काम करते हो तो आपका जो बॉस होगा वो एक असिस्टेंट कमिश्नर होगा। असिस्टेंट कमिश्नर जो आईआरएस क्रैक करके आते हैं, मतलब यूपीएससी का एग्जाम देके आते हैं वो, या प्रमोट होकर भी बनते हैं, ठीक है, कोई इंस्पेक्टर आप लोग भी प्रमोट होकर बाद में बन जाइएगा असिस्टेंट कमिश्नर, तो वो होते हैं, तो वो डिवीजन में बैठते हैं, ठीक है। दूसरा होता है एक हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर में कमिश्नर बैठते हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर में मेनली काम क्या होता है, मेनली रिपोर्टिंग का ही काम होता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली रिपोर्टिंग का ही काम होता है, और भी कुछ कुछ काम होते हैं, जैसे कुछ फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह होता है, तो उसका परमिशन वगैरह कहाँ से मिलता है, हेडक्वार्टर से ही मिलता है, ठीक है। और भी कुछ 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 प्रोसिक्यूशंस लॉन्च होते हैं, वो भी हेडक्वार्टर से ही परमिशन लेना, मतलब एक कहो कि सुप्रीम अथॉरिटी है, वहाँ काम ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा क्या, टेबल वर्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप डिवीजन और रेंज में बढ़ते हो तो डिवीजन और रेंज जो है एक तरह का वो असेसमेंट चार्ज है। असेसमेंट बोले तो वहाँ पे रियल केसेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा, केस फाइल भी तैयार होगा, बहुत सारे मतलब ये केस डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, टाइपिंग होगा, सब चीज़ होगा, वहाँ रिपोर्टिंग भी बहुत होगा, वहाँ रिपोर्ट को बनाया जाएगा। लेकिन हेडक्वार्टर में क्या किया जाएगा, हेडक्वार्टर में रिपोर्ट को बनाया नहीं जाता है, हेडक्वार्टर में रिपोर्ट को कंपाइल किया जाता है। अलग अलग डिवीजन से, अलग अलग रेंजेस से जो भी डेटा आएंगे यहाँ पे आके कंपाइल होगा हेडक्वार्टर में, और वो फिर दिल्ली जाएगा, या फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके लास्ट में वो दिल्ली तक चला जाता है, जो कि फिर आपको पब्लिक डोमेन में वो चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। लेकिन आप समझो कि कंपाइल करना आसान है या रिपोर्ट बनाना आसान है। ऑब्वियस है, कंपाइल करना तो आसान है, सबके डेटा को लेके फीड कर दिए, लेकिन मिसमैच किया तो फिर वही दिक्कत होता है, ठीक है। तो मतलब रेंज और डिवीजन में थोड़ा काम टफ होता है, बट सीखने के लिए लिहाज से देखें तो सबसे ज़्यादा ज्ञान जो है वो रेंज और डिवीजन में ही मिलता है। आप अगर जीएसटी में 2 साल अगर रेंज या डिवीजन बिता लिए, बात मानो आपके लिए वो एग्जाम कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप सारे सेक्शंस ऐसे याद हो जाएंगे आपको, क्योंकि इतना केसेस से आप गुजर जाओगे, ऐसे ऐसे केसेस से गुजर जाओगे जो डाइवर्सिफाइड वर्क होगा। आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी जाओगे, अलग अलग केसेस देखोगे, ठीक है। रिपोर्ट्स का भी ज्ञान रहेगा आपको, कैसे तैयार करते हैं डॉक्यूमेंट्स, कैसे असेसमेंट करते हैं, कैसे केस फाइल तैयार करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है, कोर्ट केसेस को भी कैसे मैनेज करते हैं, पंचनामा वगैरह तैयार करना, डॉकेट तैयार करना, सारा चीज़ का जानकारी होगा आपको, ठीक है। तो रेंज और डिवीजन में जब भी काम करने का मौका मिले, थोड़ा काम हेक्टिक है, नो डाउट, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, थोड़ा काम हेक्टिक है, ठीक है, बट 2 साल में आप बहुत सारा चीज़ सीख सकते हो, बहुत सारा चीज़ सीख सकते हो आप, ठीक है। जो कि हेडक्वार्टर में थोड़ा कम, मतलब सीख लोगे वहाँ भी, लेकिन रेंज और डिवीज़न अच्छा है, मतलब काम के लिहाज से, और जो काम नहीं करना चाहता है वो हेडक्वार्टर लेके बैठ सकता है। आगे आते हैं ऑडिट की तरफ, ठीक है। ये तो रहा एग्जीक्यूटिव कमिश्नरेट का, आप समझ गए होंगे, ठीक है। और फिजिकल वेरिफिकेशन में जनरली हम लोग जाते हैं तो बाहर ही जाते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन में जैसे मान लो किसी कोई दुकान है, ठीक है, वो दुकान का एक जीएसटी नंबर है, वो जीएसटी नंबर उस दुकान के लिए है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ दुकान के फेक एड्रेस होते हैं, जिनको बोगस कंपनी बोला जाता है। कंपनी तो है, एड्रेस भी है उसका, उसके नाम पे जीएसटी भी है, एक्चुअल में उस लोकेशन पे जाओ तो वहाँ कोई दुकान ही नहीं है, ठीक है, वहाँ तो एक घर है, या दुकान है तो खाली है, कोई वर्किंग ही नहीं है, और पता चला जीएसटी फाइल हो रहा है, परचेज सेल्स वगैरह सब चीज़ दिखा रहा है वो बंदा, तो कर कहाँ से रहा है एक्चुअल बिजनेस। तो ये सब के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कभी कभी जाना होता है, या कभी कभी इसलिए भी जाना होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कैश में डीलिंग हो रहा है, वहाँ जीएसटी का धज्जिया उड़ रहा है, ठीक है, कोई मतलब सामान खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, लेकिन वहाँ पे मतलब जो भी गवर्नमेंट को जीएसटी पे होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है, एक्चुअल में फिगर डेटा वो नहीं है, तो वहाँ भी कभी कभी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ होता है, या कोई नया नया जीएसटी अप्लाई करता है तो उसके लिए भी कभी कभी ऑर्डर मिलता है ऊपर से, फिजिकली जाके वेरीफाई करना पड़ता है, और वो सब काम इंस्पेक्टर का ही होता है फिजिकल वेरिफिकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑडिट में, ठीक है। ऑडिट जो होता है वो मैं बताया इंटरनल ऑडिट, ठीक है। इंटरनल ऑडिट जो है, ठीक है,
तो वो वहाँ पे आप 2 जगह रह सकते हैं। एक आप रह सकते हैं ग्रुप में और एक आप रह सकते हैं सर्किल में। ग्रुप में रहेंगे तो आप सुपरिटेंडेंट के साथ रहेंगे और अगर सर्किल में रहेंगे तो आप असिस्टेंट कमिश्नर के साथ रहेंगे। सेम जैसा कि वहाँ डिवीज़न और रेंज था, यहाँ पे ग्रुप और सर्किल है, ठीक है? तो ग्रुप और सर्किल में ऑडिट में जा सकते हैं, तो मतलब वहाँ वही है, इंटरनल स्क्रूटिनी करना होता है आपको, ठीक है? जो भी केस तैयार हुए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जानना होता है कि मतलब यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ, कोई हो सकता है यार, ह्यूमन एरर है, हो सकता है कहीं टाइपिंग एरर तो खैर कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन कभी-कभी कैलकुलेशन एरर, कुछ-कुछ सेक्शंस छूट गए हों, ठीक है? वहाँ लग सकता है कि ये भी सेक्शन लग सकता था, ठीक है? लेकिन कभी-कभी होता है ना कि रेंज या डिवीज़न वाले ध्यान नहीं दिए, तो इंटरनल ऑडिट का ये काम होता है कि वो गलतियों को ढूँढे, ताकि कभी भी फाइल ये बाहर जाए, बाहर का जब रेवेन्यू ऑडिट हो, इंटरनल ऑडिट देखिए हर साल होता है, ठीक है? या कभी भी बीच में हो सकता है, लेकिन रेवेन्यू ऑडिट हर 3 साल पे 1 बार होता है। तो 3 साल के एक बाद कभी भी बाहर जाए तो फिर डिपार्टमेंट का बदनामी ना हो, ठीक है? डिपार्टमेंट में बहुत कम से कम या ना के बराबर गलतियाँ निकल सके, तो इसलिए ऑडिट ग्रुप होते हैं। तो ऑडिट ग्रुप में भी आपका पोस्टिंग हो सकता है सुपरिटेंडेंट के पास, अगर आप ग्रुप में रहोगे तो, अगर आप सर्किल में रहते हो तो वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर के पास, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं, आपका ड्यूटी हो सकता है कस्टम्स में, ठीक है? मतलब आप अभी तक तो जीएसटी एक्साइज में हो, लेकिन आप कस्टम में भी जा सकते हो। कस्टम भी मतलब दोनों तो सेम ही है, ऐसा कुछ अलग नहीं है, ठीक है? तो कस्टम में जाओगे तो आपको 3-4 जगह जाना होगा, जैसे आपको हो सकता है एयरपोर्ट जाना पड़े, एयरपोर्ट का ड्यूटी लग सके। हो सके आपको सी पोर्ट पे जाना पड़े, हो सके आपको एयर कार्गो जाना पड़े, या हो सके कभी-कभी बड़े-बड़े मेजर रेलवे स्टेशंस होते हैं, जैसे चर्चगेट हुआ, जैसे और मैं बता दूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हुआ, जैसे आपका मुंबई सीएसटी हुआ, ठीक है? तो ये सब जगह पे जाना होता है, यहाँ भी जीएसटी के बंदे होते हैं, ठीक है? खैर मतलब थोड़ा काम तो होता है, ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब निगरानी रखने के लिए तो जाते हैं वहाँ पे, ड्यूटी लगता है वहाँ पे। जैसे मैं मुंबई का ही बता दूँ तो मुंबई में भी ड्यूटी लगता है, चर्चगेट पे एक ना कोई बैठा रहता है हमेशा, हमेशा एक इंस्पेक्टर आपको दिखेंगे। खैर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन है, लेकिन दिख जाते हैं। ठीक है, तो एयरपोर्ट पे होता है, सी पोर्ट पे होता है, एयर कार्गो में होता है और फिर रेलवे स्टेशन और भी कहीं-कहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे एक है डायरेक्टरेट्स में, ठीक है। डायरेक्टरेट में सबसे पहले देखते हैं, डायरेक्टरेट्स में बहुत तरह हैं, डीआरआई, डीजीजीआई, उसके बाद डीजी सिस्टम्स और नासिन, ये 4 तरह के डायरेक्टरेट हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं डीआरआई में। डीआरआई बोले तो डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। यहाँ पता है क्या होता है, यहाँ मेन होता है स्मगल गुड्स को पकड़ने के लिए, मतलब स्मगलिंग्स को प्रिवेंट करने के लिए ये डीआरआई बनाया जाता है, ठीक है। कहीं भी स्मगलिंग वगैरह हो रहा है तो इसके लिए ना मतलब डीआरआई में आपका डेपुटेशन पे, एज ए डेपुटेशन वहाँ पे आप जाते हो, ठीक है, आपका पोस्टिंग वहाँ होता है। सेकंड है आपका डीजीजीआई। डीजीजीआई बोले तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, ठीक है। जीएसटी इंटेलिजेंस में आपका इंटेलिजेंस रिलेटेड वर्क होता है, मतलब कुछ मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड, मतलब कंप्यूटर पर देखते होंगे ना, छानबीन करना या फिर मोबाइल ट्रैकिंग वगैरह करना, ठीक है, और भी कहाँ मतलब कहाँ खरीद बिक्री हो रहा है उस पर ट्रैक करना, तो ये सब चीज़ होता है इंटेलिजेंस रिलेटेड डीजीजीआई में। उसके बाद होता है डीजी सिस्टम। डीजी सिस्टम्स में आपको पता है कि कोई भी डिपार्टमेंट है उसका एक अपना एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मैं अगर मुझे पता है इनकम टैक्स का, तो वहाँ हम लोग आईटीबीए पे काम करते हैं, इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन, ठीक है। वैसे ही जीएसटी का भी होगा, वैसे हर डिपार्टमेंट का, आप कस्टम का होगा, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट का अपना अपना अलग अलग होता है, तो उस पूरे चीज़ को ऑपरेट करने के लिए एक डीजी सिस्टम्स बनाया होता है, जो कि अगर कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे तुरंत रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। या कोई नया कंप्यूटर इंस्टॉल करना है तो उस पर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए एक डीजी सिस्टम्स होता है जो कि पूरा सिस्टम रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड अपडेट्स हैं या सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ें हैं वो करते हैं, तो वहाँ भी आपका पोस्टिंग हो सकता है डीजी सिस्टम्स में। और चौथा होता है नासीन। नासीन में आपका एकेडमिक जो भी है एकेडमिक काम होता है वहाँ पे, जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, ट्रेनिंग करवाना, ठीक है, तो ये सब काम होता है। तो यहाँ भी आपका जॉब लग सकता है एकेडमिक में, तो वहाँ भी ज़्यादा काम नहीं होता है, वहाँ पेपर वर्क्स वगैरह ही होते हैं, मतलब रिकॉर्ड रखना होता है, कितने बच्चे आए, कितने क्या किए, कौन मतलब आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, आज किसका क्लास, कल किसका क्लास, ये सब होते रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो इतने जगह आपका मतलब हो सकता है जॉब। और ये सारे जो है ना आपका डायरेक्टरेट है, डीजीआई, डीजीजीआई, डीजी सिस्टम्स और नासिन, ये सारे जो ना डेपुटेशन काउंट होगा आपका, ये आपका एक्चुअल जॉब नहीं होगा, ये डेपुटेशन काउंट होगा। हाँ सही है, खैर ये काम है, इसी का काम है आपका जीएसटी का ही, लेकिन फिर भी एज ए डेपुटेशन काउंट होता है। अब सिस्टम ऐसे चल रहा है तो चलने दीजिए, अब क्यों होता है ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। प्लस में आप डेपुटेशन पे जा भी सकते हैं जब भी आप सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं, या फिर अगर आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद 3 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप ईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कभी-कभी फॉर्म आते रहता है ईडी का। ईडी में आप 2 ग्रेड पे जा सकते हैं, एक जा सकते हैं एईओ में और एक जा सकते हैं ईडी मतलब ईओ में, ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर में या असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर में। जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते हैं वो होते हैं 4800 ग्रेड पे, और जो असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते हैं वो होते हैं 4600 ग्रेड पे के। तो आप ये दोनों जगह डेपुटेशन पे जा सकते हो,
ठीक है। कभी कभी फॉर्म निकलता है, बट वही कंडीशन थोड़ा है कि आपका यहाँ पे जीएसटी में आपका मतलब कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, क्योंकि वो लोग जनरली क्या मांगते हैं आपका ये अपार मांगते हैं, ठीक है। अपार मतलब बोले तो एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, ठीक है, APAR कहते हैं उसको। मतलब आप साल भर में कितना काम किए उसका एक रेटिंग होता है, रेटिंग देते हैं आपके हायर अथॉरिटीज़। जैसे आप सुपरिटेंडेंट के पास काम कर रहे हो, असिस्टेंट कमिश्नर के पास काम कर रहे हो, तो वो लोग आपका एक रेटिंग देते हैं कि कितना मेरे को मतलब आपको 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए इस चीज़ में, इस चीज़ में, इस चीज़ में, ऐसे ऐसे करके एक एवरेज निकाल दिया जाता है। तो आपका रेटिंग अगर 2-3 साल तक अच्छा है तो तभी आपको ईडी जो है वो आपको डेपुटेशन पे रखेगा। तो आप अपना इमेज बनाए रखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका काम जो है आप अपने काम से ही पहचाने जाते हो डिपार्टमेंट में, आप अपने नाम से नहीं पहचाने जाते। ये डिपार्टमेंट का रूल है, चाहे वो रेवेन्यू का कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो कस्टम्स हो। आप अगर एग्जामिनर बनते हो, प्रिवेंटिव ऑफिसर बनते हो, आप अपने काम से ही पहचाने जाते हो, आप अपने नाम से नहीं पहचाने जाते हो। याद रखना इस बात को, और ये बात एक जहन में बैठा लो। आप अगर डिपार्टमेंट में हो तो आप इस चीज़ को महसूस कर रहे होगे, अगर नहीं हो तो डेफिनेटली आप जब भी डिपार्टमेंट में जाओगे आप इस चीज़ को महसूस करोगे कि आपका काम ही इंपॉर्टेंस रखता है, आपका नाम कोई नहीं जानता है। आपका काम जो है वो पहले पहुंचता है आपके नाम से, ठीक है। तो ये कंप्लीट वर्क प्रोफाइल रहा, जिसमें मैं बताया एग्जीक्यूटिव कमिश्नरेट, ऑडिट, कस्टम्स और डायरेक्टरेट के पास। एग्जीक्यूटिव कमिश्नरेट में आपको मैं बताया रेंज, डिवीजन और हेडक्वार्टर, ठीक है। जिसको एचपीयू बोलते हैं, हेडक्वार्टर प्रिवेंटिव यूनियन बोलते हैं, एक्चुअली पूरा नाम होता है इसका एचपीयू, हेडक्वार्टर प्रिवेंटिव यूनियन, ठीक है। खैर उतना जानने की जरूरत नहीं, हेडक्वार्टर याद रखिए, ठीक है। उसमें बताया कि इसमें मतलब क्या क्या होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए लोग जाते हैं। दूसरा होता है ऑडिट, ऑडिट में ग्रुप और सर्कल, ठीक है। तीसरा में बताया कस्टम्स, जिसमें एयरपोर्ट, सी पोर्ट, एयर कार्गो, रेलवे स्टेशन, मेजर रेलवे स्टेशन, छोटा छोटा कोई भी ऐसे ही नहीं, मतलब बहुत बड़ा बड़ा स्टेशन जो होगा वहाँ पे, ठीक है, वगैरह वगैरह जगह पे आपका कस्टम्स में जॉब लग सकता है, या डेपुटेशन पे आप जाते हो 4-5 जगह में बताया कौन कौन सा। एक बताया DRI, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जहाँ मतलब स्मगल गुड्स को पकड़ने के लिए काम होता है। एक में बताया DGGI, जहाँ पे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जनरल GST इंटेलिजेंस होता है, जीएस इंटेलिजेंस वर्क होता है वहाँ पे। DG सिस्टम्स होता है कंप्यूटर रिलेटेड वर्क, और एक नासिन होता है इंटेलिजेंस सॉरी एकेडमिक रिलेटेड वर्क होता है। और एक डेपुटेशन पे आप ईडी में जा सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रोबेशन पीरियड 3 साल के बाद, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद, और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ओवरऑल, ठीक है, और आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। तो ये तो रहा आपका ये सारा चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रमोशंस, ठीक है। मैं बता दूं, अभी अभी आप अगर जीएसटी में लगते हो ना, अभी प्रमोशन इतना फास्ट है कि सारे डिपार्टमेंट को फेल कर चुका है जीएसटी, ठीक है। मैं खासकर मुंबई का बात करूं, आप मेरा एक वीडियो देखना, ठीक है। मैं अभी हाल फिलहाल में बनाया हुआ जीएसटी इंस्पेक्टर कुणाल राज वर्सेस निकेश कुमार, पीओ चेन्नई, ठीक है। तो पीओ और जीएसटी इंस्पेक्टर के बीच में बताया, बहुत सारी चीज़ें बताए गए हैं कि उसमें कैसा वर्क प्रोफाइल है तो इसमें कैसा है, उसमें प्रमोशन कैसा है तो इसमें प्रमोशन कैसा है। बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप देखिएगा। उसमें कुणाल ने बताया है कि 2016-17 बैच के जो ज्वाइन किए, 16 बैच के जो ज्वाइन किए हैं, ठीक है, मतलब वो हार्डली शायद 17-18 में ज्वाइन किए होंगे, ठीक है, उनका वो अब तक सुपरिटेंडेंट बन गए हैं। वो बता रहे हैं कि अगर आप मतलब ये पार कर लेते हो, प्रोबेशन पीरियड के अंदर ही आप क्वालिफाई कर जाते हो, मतलब एक जो इंटरनल एग्जाम होता है, ठीक है, वो पार कर जाते हो, वो उसके बाद सुपरिटेंडेंट का एग्जाम निकाल लेते हो आप, ठीक है। तो आप 4 साल के अंदर, मात्र 4 साल, सही सुना आपने, 4 साल के अंदर आप सुपरिटेंडेंट बन जाते हो। ये मुंबई में प्रमोशन है बहुत फास्ट, क्योंकि अभी वो मुंबई में ही है तो उनको ज़्यादा आइडिया है, तो उन्होंने ही ये बात बताया, ठीक है। खैर मेरा माने तो मेरा जहाँ तक रिसर्च कहता है कि 5 से 6 साल लगते हैं, ठीक है। लेकिन अभी प्रमोशन चूँकि फास्ट है, क्योंकि देखिए सुपरिटेंडेंट एक ऐसा है ना, ऐसा पोस्ट है जो कि अगर हम देखें उसके नीचे का पोस्ट, इंस्पेक्टर पोस्ट, तो इंस्पेक्टर पोस्ट कैसे मिलता है, तो डायरेक्ट सीजीएल रिक्रूट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद अगर सुपरिटेंडेंट को छोड़ दे, उसके बाद नेक्स्ट देखें तो होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर कैसे मिलता है, तो वो डायरेक्ट आईआरएस होते हैं जो कि यूपीएससी से आ जाते हैं, ठीक है। सुपरिटेंडेंट का ऐसा पोस्ट है जो कि डायरेक्ट रिक्रूट कभी नहीं हो सकता है। वो कौन होगा, इंस्पेक्टर जो है, जीएसटी इंस्पेक्टर, यही प्रमोट होकर बनेंगे, तो उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए सीट बहुत ज़्यादा निकलता है, तो जल्दी से जाइए आप और जाके जल्दी से एग्जाम पास कर लीजिए। एग्जाम पास करने के बाद क्या होगा, जब भी आपको वैकेंसी आए तो तुरंत आपका प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन मेरी मान के चलो तो आप 4 साल का उम्मीद लेके मुंबई में हो तो उतना भी ये मत हो जाना, डेस्परेट मत हो जाना कि 4 साल में बन ही जाऊंगा। आप 5 से 6 साल सोच के रखो, ठीक है। हाँ, वेल एंड गुड, अगर 4 साल या 3 साल में भी हो जाते हो तो बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये रहा, मतलब सुपरिटेंडेंट बनते हो आप, मतलब मेरे अकॉर्डिंग 5 से 6 साल में, बट आप कुणाल के अकॉर्डिंग चलोगे तो 4 साल में मुंबई में,
ठीक है, बाकी जगह मुंबई से थोड़ा डिफर कर सकता है प्रमोशन, ठीक है, डिपेंड करता है कि वहाँ कितना ये है। सबसे इम्पोर्टेंट कि जब आप इंस्पेक्टर रहते हो ना, तो आपको 3 स्टार मिलता है। आपको पता होगा कि कंधे पे स्टार मिलते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल स्टेट के दरोगा होते हैं उनको 2 स्टार मिलता है, बट आपको 3 स्टार मिलता है, तो कहीं न कहीं आपका पोस्ट जो है उनसे ऊपर है, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। लेकिन आपको आपको पता होना चाहिए किसको-किसको क्या-क्या मिलता है। जब आप ये जाते हो ना प्रिवेंटिव में जाते हो ना, तो आपको एम्ब्लम मिलता है कंधे पे, ठीक है। लेकिन आप अगर जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हो तो आपको स्टार मिलता है, स्टार ही मिलता है, एम्ब्लम नहीं मिलता है। और कितने स्टार मिलते हैं? 3 स्टार मिलते हैं। लेकिन कौन से स्टार? तो स्टार भी होते हैं अलग-अलग तरह के। आपको मिलता है गोल्डन स्टार, कितने? 3, ठीक है, गोल्डन स्टार मिलता है, 3 गोल्डन स्टार। लेकिन जब आप सुपरिटेंडेंट बनते हो तो वही गोल्डन जो है वो सिल्वर स्टार में बदल जाता है और उसके बाद 3 सिल्वर स्टार मिलता है, ठीक है। हाँ, सिल्वर स्टार ज़्यादा अच्छा होता है गोल्डन से, आप कह सकते हो। ऐसे आप गोल्ड और सिल्वर पे मत जाओ, ठीक है, आप कलर पे मत जाओ, ठीक है, या फिर उसके वैल्यू पे मत जाओ। मतलब जो होता है। गोल्ड स्टार इंस्पेक्टर्स को मिलते हैं और सिल्वर स्टार जो है सुपरिटेंडेंट को मिलता है, ठीक है। सुपरिटेंडेंट के बाद आपको आपका जो प्रमोशन होगा ना, आप आईआरएस कैडर में पहुँच जाओगे, असिस्टेंट कमिश्नर बन जाओगे। तो असिस्टेंट कमिश्नर बनने में टाइम लगता है, मतलब हार्डली मैं बताऊँ तो 8 से 10 साल तो आराम से लग जाते हैं इतने तो, ठीक है। तो इसके बाद आप जब असिस्टेंट कमिश्नर बनते हो तो आपका जो स्टार होगा वो 1 स्टार और 1 एम्ब्लम हो जाएगा, मतलब 1 स्टार और 1 एम्ब्लम। एम्ब्लम समझते हो आप? अशोक चक्र जो है इंडिया का साइन, आप किसी भी इंडिया के मोहर वगैरह, सील वगैरह जो लगता है उस पे देखते होंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे लगेगा और 1 स्टार भी रहेगा उसके साथ, ठीक है। तो ये मिलता है असिस्टेंट कमिश्नर को। तो असिस्टेंट कमिश्नर के बाद एक और प्रमोशन हो सकता है आपका डिप्टी कमिश्नर का, जो असिस्टेंट कमिश्नर के 5 साल 4 साल से 5 साल के बाद होता है, ठीक है। तब तक आप तो रिटायर कर ही जाओगे, उसके बाद प्रमोशन शायद ही हो पाएगा आपका, ठीक है। मतलब मान के चलो कि आप इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट से असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। उससे ज़्यादा तो मुश्किल है। अगर उसके ज़्यादा हो सकता है, हो जाए, अगर आप बहुत पहले मतलब 22 साल 23 साल में ही आ गए हो जॉब में, 22 साल में ही आ गए हो जॉब में और जल्दी-जल्दी आपका इधर सुपरिटेंडेंट बन गया, असिस्टेंट कमिश्नर बन गया, आगे कुछ नया रिक्रूटमेंट रूल आ गया, तो डिप्टी कमिश्नर के बाद जो बनोगे आप, तो बनोगे आप जॉइंट कमिश्नर, ठीक है। जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट के बाद फिर एडिशनल कमिश्नर होते हैं, खैर वहाँ तक तो नहीं जा पाओगे, जॉइंट एक बन सकते हो एक और, ठीक है। तो ये आपका 3 से 4 प्रमोशन होता है, ठीक है। मतलब लेकिन ये कमिश्नर बनने के बाद एक अलग पावर ही हो जाता है, बहुत अच्छा पोस्ट माना जाता है वहाँ तक। मतलब ग्रुप ए लेवल का पोस्ट हो जाता है गैजेटेड। गैजेटेड तो खैर सुपरिटेंडेंट भी है, लेकिन सुपरिटेंडेंट ग्रुप बी के होते हैं, लेकिन जैसे ही आप असिस्टेंट बनते हो आप तो ग्रुप ए लेवल के हो जाते हो। तो ग्रुप ए लेवल इज़ क्या कहेंगे, बहुत अच्छा है ग्रुप बी से। और कहते हैं ना, रिटायर कर रहे हैं ग्रुप ए लेवल से, तो एक अलग वैल्यू ही होता है लाइफ का, ठीक है। तो ये प्रमोशंस का बात हुआ। बाकी डिपार्टमेंट का वर्क का देखें तो वर्क, देखो डिपार्टमेंट में वर्क तो ज़्यादा है, अभी नया-नया है तो नया-नया में रिपोर्टिंग भी ज़्यादा है, काम तो ज़्यादा है। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि मुझे काम नहीं करना, बिल्कुल आराम करना है, तो ये डिपार्टमेंट बिल्कुल आपके लिए नहीं है। आप जीएसटी बिल्कुल ऑप्ट नहीं करना, और कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है। क्योंकि आप अभी अभी किसी भी डिपार्टमेंट चले जाओ, काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मतलब वर्कोहलिक लोगों का ही ज़रूरत ही है, ठीक है। किसी भी डिपार्टमेंट में वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा है सारे डिपार्टमेंट में। कुछ एक आध डिपार्टमेंट है जहाँ पे काम हो सकता है, अभी नहीं हो, लेकिन आगे आने वाले समय में, ठीक है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप जो है मतलब अपना बेस्ट दो, ठीक है। और जब भी आप अपना बेस्ट दोगे तो आपको एक इंटरनल खुशी भी होगी। तो होप्स हो कि आप बहुत अच्छे से काम करोगे। और ये पूरा वीडियो मैं एंड करता हूँ यहाँ पे। जितना मुझसे हो सका मैं बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। और मैं मान सकता हूँ कि कुछ चीज़ें यहाँ इसमें छूट गई होंगी। आपको अगर और भी कोई चीज़ पता करना होगा कि कहाँ, मैं पोस्टिंग का तो बता दिया कहाँ-कहाँ होता है, मैं प्रमोशंस का भी बता दिया, मैं वर्क प्रोफाइल पूरा बढ़िया से समझा दिया, क्या-क्या होता है, क्या-क्या नहीं होता है, ठीक है। और बाकी नासीन वगैरह का मैं वीडियो बना ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का बिल्कुल रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा आएगा वैल्यूएबल जो कि मैं छोड़ दिया हूँ, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब यार बिल्कुल आप लोग नहीं करते हो, ये एक शिकायत रहता है। आप अगर डेटा देखो तो मात्र मतलब 10 टू 20% ही लोग जो है सब्सक्राइबर हैं, जो कि वीडियो देखते हैं, बाकी जो अनसब्सक्राइब है वो भी वीडियो देखते हैं। तो थोड़ा बुरा लगता है। मतलब आप अगर चाहते हो कि मैं अच्छा वीडियो बनाऊँ, कंटेंट्स क्योंकि जुटाने में बहुत टाइम लगता है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे मोटिवेशन को बढ़ा सकते हो। चलो फिर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। होप सो कि आप बहुत अच्छा बेस्ट दोगे अपना जीएसटी इंस्पेक्टर। और आपका अगर ये फेवरेट पोस्ट है तो ज़रूर मुझे बताना कमेंट में। चलो बाय बाय।